हाँ नमस्कार मित्रों, स्वागत वंदन अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। मैं अभिषेक मालव केमिस्ट्री लेक्चर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो बीएससी सेकेंड ईयर की आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं, उसका 5th लेक्चर आज हम बनाने वाले हैं। कल के लेक्चर में हमने ये बात करी थी कि किस प्रकार से आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल होता है, और लास्ट पॉइंट पर आकर के मैंने आपको एक बात बता दी थी कि कहीं ना कहीं जब मॉलिक्यूल्स के द्वारा आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है तो फिर उस मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट का चेंज हो जाता है, और जिन मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट का चेंजेज हो जाएगा केवल वही अणु आईआर रेडिएशन को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और उन्हीं अणुओं के द्वारा क्या दिया जाएगा, आईआर स्पेक्ट्रा दिया जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर यही है हमारा कि हम ये पढ़ेंगे कंडीशन फॉर आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो देखिए क्या टॉपिक है हमारा, टॉपिक है कंडीशंस फॉर आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये आज का हमारा टॉपिक है कि आईआर एक्टिव अणु की शर्तें। क्या लिखेंगे? आईआर एक्टिव अणुओं की शर्त कि क्या शर्त होनी चाहिए, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अब देखे समझे। एक्चुअली में क्या हो रहा था कि ये मॉलिक्यूल्स था आपका, ये आपका क्या था, मॉलिक्यूल था, ये आपका मॉलिक्यूल्स था। अब आपने क्या किया, ये रेडिएशन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। क्लियर हो गई बात? रेडिएशन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। ये रेडिएशंस को इसने एब्जॉर्ब किया, ये आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया। अब जैसे इसने आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया तो इस मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, कंपन होने लग जाएंगे, वाइब्रेशन होने लग जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट पॉइंट कि मॉलिक्यूल्स जब आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस होने लग जाते हैं। क्लियर हो गई बात? तो क्या लिखेंगे कि मॉलिक्यूल द्वारा आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने पर मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस यानी कि कंपन, मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशंस होने लगते हैं तथा मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस हो जाता है। ये कल भी हमने पॉइंट पढ़ा था। क्लियर? तो आज भी यही पॉइंट है कि मॉलिक्यूल के द्वारा जब आईआर रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया जाता है तो मॉलिक्यूल में जो वाइब्रेशंस होने लग जाते हैं, मॉलिक्यूल कंपन करने लग जाता है तथा मॉलिक्यूल के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में क्या आ जाता है, चेंजेज आ जाता है। क्लियर हो गई बात? अब देखो अब क्या होगा, यानी कंपन हो रहा है। तो देखो कि मॉलिक्यूल्स में कंपनों के दौरान, देखो क्या कहा, मॉलिक्यूल्स में कंपनों के दौरान मॉलिक्यूल्स में कंपनों के दौरान कल एक बात बताई थी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी नो चेंज। वो मॉलिक्यूल्स में कंपनों के दौरान वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी नो चेंज, यही बोला था। क्लियर? तो मॉलिक्यूल्स में कंपनों के दौरान एम्पलीट्यूड चेंज होता है, एम्पलीट्यूड चेंज होता है जिससे मॉलिक्यूल्स के डाइपोल मोमेंट में परिवर्तन आ जाता है, डाइपोल मोमेंट में परिवर्तन आ जाता है। क्लियर हो गई बात? तो जब मॉलिक्यूल्स कंपन करने लग जाता है ना तो उसके वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी है, कंपन के दौरान वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंजेस नहीं आता, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और एम्पलीट्यूड चेंज हो जाने से उसके डाइपोल मोमेंट में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि आईआर रेडिएशन के दौरान जब कंपन होने लगते हैं तो फिर उसके डाइपोल मोमेंट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर? अब थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे कि जब द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डाइपोल मोमेंट, जब द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन की
आवृत्ति IR रेडिएशन की आवृत्ति के बराबर या समान हो जाती है तो अणु में IR रेडिएशन व डाइपोल मोमेंट इंटरैक्ट मतलब अंतरक्रिया करने लगते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखना कि जब द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन की आवृत्ति जब IR रेडिएशन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो अणु में IR रेडिएशन डाइपोल मोमेंट के साथ क्या करता है, अंतरक्रिया करने लग जाता है। क्लियर हो गई बात। क्या करने लग जाता है, अंतरक्रिया करने लग जाता है। इस स्थिति को जब डाइपोल मोमेंट की आवृत्ति, ऐसे लिख सकता हूं मैं, इस स्थिति को अनुनाद कहते हैं। किसे कहते हैं? जब डाइपोल मोमेंट में परिवर्तन की आवृत्ति IR रेडिएशन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। और अनुनाद की स्थिति में जो IR रेडिएशन होता है वो डाइपोल मोमेंट के साथ क्या करने लग जाता है, अंतरक्रिया करने लग जाता है। क्लियर हो गई बात। तो 3 पॉइंट आपके सामने लिखे हैं, नोट करें। ठीक है भाई। तो पहला पॉइंट क्या है, जब मॉलिक्यूल्स को IR रेडिएशन दिया जाता है तो मॉलिक्यूल्स में क्या होंगे, वाइब्रेशंस होते हैं और वाइब्रेशंस होने से वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा कि जब IR रेडिएशन देते हैं तो कंपन होंगे, तो कंपनों के दौरान उसकी फ्रीक्वेंसी में तो कोई चेंज नहीं होता लेकिन एम्पलीट्यूड में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिससे मॉलिक्यूल में क्या होगा, डाइपोल मोमेंट बदल जाएगा। क्लियर हो गई बात। जब द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन की आवृत्ति IR रेडिएशन की आवृत्ति के बराबर हो जाती है तो यह स्थिति कहलाती है अनुनाद। और अनुनाद की स्थिति में उस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो IR रेडिएशन है वो डाइपोल मोमेंट के साथ क्या करते हैं, अंतरक्रिया करने लग जाता है। आई बात समझ में। अब देखें, अब डाइपोल मोमेंट और IR रेडिएशन के बीच क्या हो गई, इंटरैक्शन हो गई। तो अब क्या होगा, IR रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो यही पॉइंट हम अगले पॉइंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अनुनाद की स्थिति कब कहेंगे, जब फ्रीक्वेंसी IR रेडिएशन की किसके इक्वल हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डाइपोल मोमेंट के। क्लियर। तो अनुनाद की स्थिति में अणु द्वारा IR रेडिएशंस की विकिरणों का क्या होता है, अवशोषण होता है तथा अणु द्वारा एब्जॉर्प्शन बैंड या IR बैंड दिया जाता है। वह हमें उस अणु का IR स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो अनुनाद की स्थिति का मतलब जब विकिरणों की आवृत्ति डाइपोल मोमेंट की आवृत्ति के बराबर हो जाएगी तो अणु द्वारा IR रेडिएशन की विकिरणों का क्या होगा, अवशोषण होगा और अणु द्वारा क्या दिया जाएगा, एब्जॉर्प्शन बैंड दिया जाता है, जिससे हमें अणु का क्या मिल जाता है, IR स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाता है। क्लियर हो गई बात। अब मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा है कि IR रेडिएशन की विकिरणों का अवशोषण होता है। तो एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पर, ये मैं यहाँ पर बता रहा हूं इस पॉइंट को। क्लियर। अलग अलग
कंपाउंड्स द्वारा उनमें उपस्थित अलग अलग कंपाउंड्स द्वारा उनमें उपस्थित फंक्शनल ग्रुप के आधार पर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का ही एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये पॉइंट याद रखना, क्लियर, कि अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि किसी कंपाउंड के द्वारा सभी आईआर रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन हो रहा हो, नहीं, कंपाउंड में उपस्थित फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ही उस कंपाउंड के द्वारा क्या किया जाता है, आईआर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। अब इसके लिए कुछ शर्तें मैं बता देता हूं, पहले इसको नोट कर लो। तो ये तो हुआ कि किस प्रकार से क्या कंडीशन है। अब मैं इसकी शर्तें पॉइंट के रूप में लिख देता हूं। देखिए, नंबर फर्स्ट पॉइंट, कंडीशंस फर्स्ट, क्या लिखोगे, केवल वे ही अणु आईआर स्पेक्ट्रा देते हैं जिनमें केवल वही अणु आईआर स्पेक्ट्रा देते हैं जिनमें कंपन के दौरान डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मोमेंट में परिवर्तन होता है। क्लियर हो गई बात? तो केवल वे ही अणु आईआर स्पेक्ट्रा देंगे जिनमें कंपन के दौरान डाइपोल मोमेंट में क्या हो, परिवर्तन होता हो। अगर डाइपोल मोमेंट में परिवर्तन हो रहा है, डाइपोल मोमेंट में चेंजेज हो रहा है, तो वो आईआर स्पेक्ट्रा देंगे, और अगर डाइपोल मोमेंट में चेंजेज नहीं हो रहा हो तो वह अणु आईआर स्पेक्ट्रा भी नहीं देगा। क्लियर हो गई बात? तो ये पहली शर्त है कि कंपन के दौरान डाइपोल मोमेंट में क्या होना चाहिए, चेंजेज होना चाहिए। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन नंबर 2, कि जिन अणुओं में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, जिन अणुओं में परमानेंट डाइपोल मोमेंट, हिंदी में कहते हैं स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण। क्लियर? तो जिन अणुओं में परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है वे हमेशा आईआर एक्टिव होते हैं तथा आईआर स्पेक्ट्रा देते हैं। क्लियर? तो जिन अणुओं में परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है वे हमेशा कैसे होते हैं, आईआर एक्टिव होते हैं, और वो क्या देते हैं, आईआर स्पेक्ट्रा देते हैं। क्लियर हो गई बात? उनके द्वारा क्या दिया जाता है, आईआर स्पेक्ट्रा दिया जाता है। क्लियर हो गई बात? जैसे एग्जांपल देखो, वाटर में डाइपोल मोमेंट है, अमोनिया में डाइपोल मोमेंट है, SO2 में डाइपोल मोमेंट है, फिनोल में डाइपोल मोमेंट है। क्लियर? इस प्रकार के जितने भी एग्जांपल हैं वो सब हमेशा क्या होंगे, आईआर एक्टिव होते हैं। क्लियर? ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर ले। ठीक है? अब देखो तीसरी कंडीशन क्या होगी, उसको समझे। नंबर 3 कंडीशन, कि जिन अणुओं में
जिन अणुओं में डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वे IR इनएक्टिव होते हैं। क्लियर। तो जिन अणुओं में डाइपोल मोमेंट क्या हो, जीरो हो, वो कैसे होते हैं, IR इनएक्टिव होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ये एग्जांपल हो गया होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जैसे H2O2 N2 Cl2 एक्सेट्रा। क्लियर। तो होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो होता है। तो ये सारे के सारे कैसे होते हैं, ये सारे के सारे IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके द्वारा IR स्पेक्ट्रा नहीं दिया जाता है। क्लियर। तो ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है। अगला कंडीशन क्या होगी, कंडीशन नंबर 4 कि जिन अणुओं में सममिति का केंद्र, जिन अणुओं में सममिति का केंद्र उपस्थित होता है यदि होता है वे सममित कंपनों के दौरान, सममित कंपनों के दौरान IR स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं। तो जिन अणुओं में क्या होता है, सममिति का केंद्र होता है, क्या होता है, सममिति का केंद्र उपस्थित होता है, वे सममित कंपनों के दौरान IR स्पेक्ट्रा नहीं देते हैं, परंतु असममित कंपनों के दौरान IR स्पेक्ट्रा देते हैं। तो ध्यान रखना, असममित कंपनों के दौरान वे क्या देते हैं, IR स्पेक्ट्रा देते हैं। क्लियर। तो जिन अणुओं में सममिति का केंद्र उपस्थित होता है वे सममिति के दौरान IR स्पेक्ट्रा नहीं देते और असममित कंपनों के दौरान IR स्पेक्ट्रा देते हैं। क्लियर। ठीक है। तो फिर क्या लिखा जा सकता है, अगले पॉइंट पर आ जाएं। एक पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि यहीं पर स्टार डाल करके इसी पॉइंट में लिखेंगे, 4th पॉइंट में ही, क्या कि सममित कंपन IR इनएक्टिव होते हैं, मतलब IR स्पेक्ट्रा नहीं, और असममित कंपन IR एक्टिव होते हैं, मतलब IR स्पेक्ट्रा मिल जाता है। क्लियर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सममित कंपनों के दौरान अणु में डाइपोल मोमेंट चेंज नहीं होता है। क्लियर। चेंज नहीं होता है। जब डाइपोल मोमेंट ही चेंज नहीं होगा तो वो कैसा होगा, IR इनएक्टिव होगा। क्लियर हो गई बात। तो ध्यान रखना। और असममित कंपनों के दौरान क्या डाइपोल मोमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये ध्यान रखना। और एक 5वीं कंडीशन में यहां लिख देता हूं कि IR स्पेक्ट्रा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों अवस्थाओं में प्राप्त
होता है। क्लियर? तो तीनों अवस्थाओं में हमें आईआर स्पेक्ट्रा मिल जाता है। क्लियर हो गई बात? तो ये थी आपके कंडीशंस फॉर आईआर एक्टिव मॉलिक्यूल। पूछ लिया जाता है कि यौगिक के सक्रिय होने की शर्तें क्या क्या होती है, तो सारी शर्तें हमने बोर्ड पर बता दी है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद, नमस्कार।